फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2018 के प्रथम प्रश्न पत्र को, जो कि आपका होता है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार का। ये जो पेपर है ये आपका 50 मार्क्स का होता है, यानी कि 50 अंक का होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस क्लास में आपको इस पेपर को सॉल्व करके दिखाने वाले आपको बताइएगा। इसमें सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद अति लघु उत्तर प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं। तो आप इस क्लास को अंत तक कंप्लीट देख लीजिए। ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत जल्दी आपकी परीक्षा होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि अदर भाई बहनों तक भी ये जो क्लास है वो आसानी से पहुँच सके। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए आपका M.S. स्टीवेंस, ऑप्शन बी आपका स्टीफन एम कोरे, ऑप्शन सी आपका G.C. हेल्फस्टेडर, डी ऑप्शन है आपका रेडफील्ड। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध के जो प्रवर्तक हैं वो स्टीफन एम कोरे को कहा जाता है। तो स्टीफन एम कोरे ये क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक माने जाते हैं। और प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था? यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन कब स्टार्ट हुआ था? सन 2009 में, 2008 में, 2010 में, 2011 में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 2009। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो स्टार्टिंग हुई थी वो सन 2009 में हुई थी। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है और इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए, एक रीता है और रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। कितने मार्क्स ले आई हैं? 60 अंक। कौन से लैंग्वेज में इन्होंने 60 अंक लाई हैं? ये किसी रिजल्ट में, किसी एग्ज़ाम में। तो 60 अंक का प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्या मापन कहलाता है, क्या मूल्यांकन कहलाता है, क्या परीक्षण कहलाता है, या फिर उपलब्धि कहलाता है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा मापन। ठीक है, सरिता ने जो भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, तो 60 अंक का प्राप्त होना ये मापन कहलाता है। इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्लूम टैक्सोनॉमी कब डेवलप हुई थी, ये आपको बताना। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी? ये 1957 में, 1958 में, 1956 या फिर 1965। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी सन 1956 में विकसित हुई थी, ये आपको बता देना है। तो आज प्रश्न संख्या 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की जो किताब है, जो पुस्तक है, उसका नाम है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 6, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कौन कौन से यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, निबंधात्मक परीक्षण के जो प्रश्न है वो कौन से होते हैं? उदाहरणार्थ प्रश्न होते हैं, पुनः स्मरण वाले प्रश्न होते हैं, प्रत्याविज्ञान प्रश्न होते हैं, या बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न होते हैं। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो उदाहरण वाले प्रश्न होते हैं वो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न होते हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदाहरणार्थ प्रश्न। इसी के साथ प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा कौन सी होती है? ये जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कैसी परीक्षा है? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने ऊपर की साइड में देखा होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कैसे प्रश्न है? ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, और पूरे पेपर में अगर इसी टाइप के प्रश्न आए ऑब्जेक्टिव वाले, तो ये परीक्षा कैसी हो जाएगी? आपकी वस्तुनिष्ठ हो जाएगी। लेकिन डीएलएड में वस्तुनिष्ठ परीक्षा पूरी तरह से नहीं होती है, बल्कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि कुछ प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, बाकी आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है उसकी क्या विशेषता नहीं होती? क्या समय की मितव्ययता होती है? क्या फलांकन की सुगमता होती है? क्या पाठ्यक्रम की व्यापकता होती है? या फिर रचना एवं प्रशासन की सुगमता होती है? ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसकी ये तीनों विशेषताएं होती हैं। ये तीनों विशेषताएं हैं किसकी? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली प्रश्न पत्र होते हैं, परीक्षा होती है आपकी PYQ वाली,
समय की मितव्ययता होती है यानी कि समय की बचत होती है, फलांकन की सुमिकता होती है यानी कि रिजल्ट यहाँ पर जल्द से जल्द इसका डिक्लेयर किया जा सकता है, पाठ्यक्रम की व्यापकता, ज़्यादा पाठ्यक्रम को ये कवर कर सकता है, लेकिन रचना और प्रशासन की सुगमता ये नहीं होती है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न की परीक्षा की जो विशेषता है वो नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होने जा रहा है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, रचना और प्रशासन की सुगमता ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए समस्या हमारी है तो हल भी हमारा है, आखिर ये किसका कथन है ये आपको बताना है। जैसे समस्या हमारी, हमारे सामने कोई समस्या है तो इसका हल क्या घर वाले निकालेंगे? बिल्कुल नहीं, हल भी हम ही निकालेंगे। तो समस्या हमारी और हल भी हमारा है, ये लक्ष्य है। ये लक्ष्य किसका है? क्या मौलिक शोध का है, व्यवहारिक शोध का है, क्रियात्मक शोध का है या उपर्युक्त सभी का है? तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रियात्मक शोध का। ठीक है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये एक लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य है किसका ये तो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये लक्ष्य है क्रियात्मक शोध का। इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपका प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और फटाफट आप इससे बात भी कीजिए और इसका आंसर भी दीजिए। प्रश्न संख्या 9 का, प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछ रहा है आपसे? शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है? क्या व्यवहारात्मक अनुभव, क्या प्रेरणात्मक अनुभव, क्या स्मृति अनुभव या फिर अधिगम अनुभव? तो यहाँ पर शैक्षिक मूल्यांकन का जो अंग है वो है अधिगम अनुभव। ठीक है, कौन सा है? अधिगम अनुभव, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10, परिकल्पना होती है, परिकल्पना कैसी होती है ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या समाधान का पूर्व अनुमान होती है, क्या समाधान का बाद में अनुमान होती है, क्या शोध के मध्य में अनुमान किया जाता है, क्या कोई अनुभव ही नहीं होता? आखिर परिकल्पना है क्या? जैसे कि समाधान का, किसी समस्या का कोई समाधान हमें निकालना है, उस समाधान का पहले से अनुमान करना ही, पूर्व अनुमान करना ही क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाधान का पूर्व अनुमान लगाना ही हम बोल देते हैं परिकल्पना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या गणित से है, क्या विज्ञान से है, क्या भूगोल से है या फिर अर्थशास्त्र से है? तो मेजरमेंट आपको पता ही होगा, नॉर्मली मैथ से यहाँ पर रिलेट करता है, यानी कि ये जो मापन है ये पूरी तरह से गणित पर डिपेंड करता है, गणित से रिलेट करता है। सामान्य सिद्धांत जो है वो गणित से संबंधित है। मापन का जो सामान्य सिद्धांत किससे है? वो गणित से, यानी कि ऑप्शन है आपका राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर, मापन के निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी है? हम नहीं बताएंगे, चलिए आप ही बता दीजिए। ये जो परिभाषा दी है ये दी है एस.एस. स्टीवेंस ने। किसने? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मापन के निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया आप इसे याद कर लीजिए। और ये एक डेफिनेशन है, ये आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि मापन क्या है। तो अब वहाँ पर आप लिख सकते हैं एस.एस. स्टीवेंस के अनुसार मापन के निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। ठीक, इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन कौन से हैं? क्या बालक है, क्या समाज है, क्या विषय वस्तु या प्रयुक्त सभी है? तो शैक्षिक उद्देश्य जो होता है वो सभी में निहित होता है, तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक, समाज, विषय वस्तु ये सभी शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। बालक के विभिन्न कौशल जो है वो विकसित होने वाला क्षेत्र है। कौन सा है बालक के जिसमें विभिन्न जो कौशल हैं वो विकसित होते हैं? क्या ज्ञानात्मक क्षेत्र में, क्या भावात्मक क्षेत्र में या फिर क्रियात्मक क्षेत्र में या फिर उपर्युक्त सभी में? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, बालक के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर विकसित होते हैं, बालक में अलग अलग कौशल विकसित होते हैं, विभिन्न कौशल विकसित होते हैं बालक के विभिन्न क्षेत्रों में। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में भी अलग अलग कौशल विकसित होंगे, भावात्मक क्षेत्र में भी, क्रियात्मक क्षेत्र में भी। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होने जा रहा है। इसी के साथ और आज का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होंगे। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? क्या अनुवाद नहीं, क्या विवेचना नहीं, क्या वाग विस्तार नहीं है या फिर अनुप्रयोग नहीं है? ठीक है, तो बौद्धिक योग्यता में बोध का जो अंग है वो वाग विस्तार ये नहीं है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया नहीं है, ठीक है, तो यही नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद और यहाँ पर प्रश्न संख्या 16, अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ जल्दी से कर दीजिए शेयर, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें।
इसी बात पर कीजिए वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। अति लघु उत्तर प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और इससे पहले के 2016 के 2017 के PYQ क्वेश्चन पेपर अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किए क्लासेस जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करके दिखाया गया है, पिछले प्रश्न पत्रों को 2016, 17 सारे प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिए गए हैं, तो इसी चैनल पर आपके लिए प्ले लिस्ट बनाकर दे दी गई। आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, सारी जो आपकी क्लासेस हैं वो उपलब्ध हैं, जाकर जरूर चेक कीजिए, वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 16 फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिएगा। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या आखिर है क्या? तो क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये क्रियात्मक शोध का आपका मूल मंत्र कहलाता है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित मुख्य अंग हैं। पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा व्यवहार परिवर्तन या छात्र परिवर्तन, तीसरा आपका अधिगम अनुभव या फिर अधिगम क्रियाएं। ये सारे के सारे मूल्यांकन प्रक्रिया के जो अंग हैं वो माने जाते हैं। इसी के साथ प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए क्रियात्मक शोध के चरण कौन कौन से हैं? तो क्रियात्मक शोध के निम्नलिखित चरण हैं। समस्या का चयन करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, परिकल्पना परीक्षण का प्रारूप तैयार करना, इसके अलावा कार्य योजना संबंधी निष्कर्ष निकालना। ये सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर क्रियात्मक शोध के चरण होते हैं। ठीक है, किस तरह से क्रियात्मक शोध किया जाता है? सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है, उसके फिर उसको परिभाषित किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है कारणों का, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, फिर परिकल्पना परीक्षण का प्रारूप तैयार किया जाता है, फिर कार्य योजना संबंधी कुछ निष्कर्ष निकालता है। उसके साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 19, सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये यहाँ पर बताना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो आरंभ है, जो स्टार्टिंग है 2009 में राज्य सरकारों के बोर्डों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे आप CBSE बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसे ही हिंदी में बोल देते हैं, CBSE हिंदी में बोल देते हैं, आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शॉर्ट में इंग्लिश में रहता है आपका CBSE। ठीक है, तो CBSE बोर्ड के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन 2009 में स्टार्ट की गई स्टेट गवर्नमेंट के बोर्डों के द्वारा। जो स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड होते हैं, लाइक एज यूपी का स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड रहता है, आपको पता होगा, यूपी बोर्ड। ठीक है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन प्रयागराज, इसी तरह से अलग अलग स्टेट के अलग अलग बोर्ड होते हैं, तो उनके द्वारा, और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का CBSE बोर्ड होता है, उनके द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो भैया बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बता दीजिए। तो निबंधात्मक परीक्षा किस तरह से होती है? निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार निम्नलिखित हैं। वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, इसमें व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं, विवेचनात्मक प्रश्न होते हैं, उदाहरण वाले प्रश्न होते हैं जिसे उदाहरणार्थ प्रश्न बोलते हैं, तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, आलोचनात्मक प्रश्न होते हैं और विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें विश्लेषण किया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आंकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो आंकलित मूल्यांकन किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता की उपयुक्तता की जांच करना है। इसे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने में थोड़ी सी मदद मिल जाती है, मतलब सहायता मिल जाती। इसी के साथ प्रश्न संख्या 22 आपके सामने स्क्रीन पर, शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है? ठीक है, जो नई नई खोजें होती हैं, जो नवाचार होता है, आखिर उसका क्या मतलब है एजुकेशन में? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए हम जिन नए नए साधन, विधि, प्रविधि और रीतियों का उपयोग करते हैं, उसे शिक्षा में हम नवाचार कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शिक्षा में नवाचार कह देते हैं। जो जो नई नई पद्धतियाँ हम यूज़ करते हैं शिक्षा में, शिक्षण विधि के लिए, उसे ही हम शिक्षा में नवाचार बोलते हैं। ये प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तम, ठीक है, कैसी उत्तम परीक्षण की विशेषता बता दीजिए। उत्तम परीक्षण कौन सा है? तो किसी भी परीक्षण को उत्तम या अच्छा आप तभी माना जाएगा जिसमें निम्नलिखित विशेषता होंगी। मानकीकरण होगा, उसमें विश्वसनीयता होगी, उस परीक्षण में वैधता होगी, विशिष्टता होगी, इसके अलावा उद्देश्यपूर्णता होगी, व्यापकता होगी, मितव्ययता होगी, इसके अलावा उसकी उपयोगिता होगी, सुगमता होगी और विवेककारता होगी। ठीक है, तभी उस परीक्षण को हम उत्तम मानते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपका 24 यानी कि 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मापन के प्रकार इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो मापन के प्रकार बता दीजिए। मापन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नामिक मापन होता है, दूसरा आपका क्रमिक मापन, तीसरा आपका अंतराल मापक, ठीक है, चौथा आपका अनुपात मापक। ये मापन के प्रकार यहाँ पर बताए गए, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न आपका रिपीट जरूर होता है परीक्षा में। तो क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? तो क्रियात्मक शोध की जो समयावधि है वो लगभग 10 से 15 दिन की होती है। 10 से 15 दिन में आपको क्रियात्मक शोध जो है वो कंप्लीट करना होता है।
प्रश्न संख्या 26 है, विश्वसनीयता किसे कहते हैं? अभी आपको बताइए होगा। उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है। क्या होती है? विश्वसनीयता उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो किस व्यक्ति के एक परीक्षण से विभिन्न अवसरों में उसी परीक्षण को दोहराने पर व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता या संगीत या प्राप्त होती है? ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता कहलाती है। ठीक है, तो इसके साथ आपका अगला प्रश्न 27 नंबर का ये प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा रहा है कि निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण जो है वो समस्यात्मक छात्रों, किसी विषय के विशेष में कमजोर छात्रों पर किया जाता है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें भी आपसे पूछा गया कि उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बता दीजिए। तो उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य यहाँ पर सुन लीजिए आप ध्यान से फटाफट। बालक की कमजोरियों की पहचान करना, ये उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। बालक के सीखने को बेहतर बनाना, ये भी उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। इसी तरह से भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचान कर उनका निदान करना, ये भी उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य यहाँ बताया गया है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आकर समझते हैं आप, तो देख लीजिए हम क्या समझते हैं। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ है बालकों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम या निम्नतम अधिगम आकलन विश्लेषण करना, जिससे बालकों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। इसे हम दक्षता आधारित मूल्यांकन कह देते हैं। इसी के साथ आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 30 है, प्रशिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ पर बताएंगे शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से। तो शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर निम्नलिखित हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा आपका विश्लेषण, इसके बाद आपका संश्लेषण, इसके बाद अंतिम आपका मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर है। ठीक है, मूल्यांकन। ठीक है, ये अंतिम आपका मूल्यांकन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ये ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मूल्यांकन है इतना। ठीक है, ये क्या है कि ये सारे के सारे ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर हैं। ठीक है, 6 यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर बताएं, ये ज्ञानात्मक पक्ष के क्या इस तरह। तो इस तरह से आपके ये सारे प्रश्न यहाँ तक सॉल्व हो जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के अलग से आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी अलग से, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत जल्दी इसकी क्लासेस की आपकी भी आपको मिल जाएंगी। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज़ भी मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो